Hello children. In previous lecture we discussed the chapter number 3 ruling the countryside. पिछले टर्म पे मैंने आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर दिया था. लास्ट टर्म मैंने आपको ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, जो नीली क्रांति हुई थी, और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया किस प्रकार जो इंडिगो का कल्टीवेशन है वो इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल से बिहार की तरफ मूव किया है. क्लियर. ये पिछले टर्म पे मैंने डिस्कस किया था, और बिहार में किस प्रकार महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया था जिन्हें आप चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, और उस सत्याग्रह ने बिहार को भी फ्री करवाया इंडिगो से, क्योंकि आपको बताया भी जा चुका है कि इंडिगो की खेती जो है वो बहुत डेंजरस खेती है. निश्चित तौर पर वर्तमान में अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम में, तो असम में और पूर्वोत्तर ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न आपके रीजन है वहाँ आज भी इनकी खेती की जाती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में. उतनी ही खेती की जाती है जितना मतलब इंसान, जैसे किसी के पास लैंड जो है वो सरप्लस में है, तो जो वो सरप्लस में लैंड है उसी पे वो केवल इंडिगो की खेती करता है, नहीं तो निश्चित तौर पे इंडिगो की खेती आज कहीं नहीं की जा रही है. क्लियर. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ देखे जा सकते हैं असम वगैरह में, लेकिन वो भी अगर वहाँ खेती करते हैं इंडिगो का भी, तो वहाँ अच्छा खासा फिर से उसे फर्टिलिटी वहाँ लाने के लिए बहुत सारे खाद वाद का फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं वो लोग. क्लियर. तो पिछले टाइम पे मैं ये देखा था कि बिहार में भी महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट किया जिन्हें चंपारण मूवमेंट कहते हैं, और बिहार से भी जो नील की खेती है उसे उन्होंने बंद कराया. क्लियर. तो पिछले टाइम पे मैं ये सारा टॉपिक आपको डिस्कस कर चुका है, यानी चैप्टर नंबर 3 आज आपका फिनिश हो चुका है. आज स्टार्ट करेंगे आपका हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 4. मैं सोच रहा था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर दूं, उसके बाद फिर से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा. यानी एक सब्जेक्ट के मतलब दो दो चैप्टर सोच रहा हूँ डिस्कस करके तभी न्यू सब्जेक्ट एंट्री कराऊँ. क्लियर. तो आज हिस्ट्री का मैं चैप्टर 4 आपसे डिस्कस करूंगा, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम पे आपकी ज्योग्राफी का मैं चैप्टर 3 डिस्कस करूंगा, और उसके बाद ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगा. क्लियर. तो जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है ट्राइबल्स, डिकूज एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज. ट्राइबल्स यानी व्हाट? ट्राइबल्स मीन्स क्या? जनजातियाँ, जो घुमंतु किस्म के इंसान हैं, जो इस जंगल में रहते हैं, उस जंगल में रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं. उनकी लाइफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं ट्राइबल्स. साथ ही साथ आपका डिस्कस करेंगे डिकूज के बारे में. ट्राइबल्स वही जनजातियां हैं. सिंपल क्वेश्चंस बनता है क्या आज भी ट्राइबल्स हैं? तो निश्चित तौर पे हर एक स्टेट में ट्राइबल्स हैं. कुछ आज मॉडर्नाइज हो चुके हैं, नई ज़िंदगी जी रहे हैं. आज कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी पुरानी ही ज़िंदगी जी रहे हैं, जो जीते चले आ रहे हैं, यानी वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाए हैं. क्लियर. तो ट्राइबल्स लिख लीजिएगा, ट्राइबल्स हेडिंग डाल के थोड़ा सा डिफिनेशन. दोज पीपल who lived in a jungle, live in a jungle and wandering to searching food from one side to other side, and wandering from searching food from one side to other side. मतलब जंगलों में ही इनकी लाइफ डिपेंड होती है. कहा जाता है अगर जंगल्स हटा दिए जाए तो शायद ट्राइबल्स की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ ही फॉरेस्ट पे डिपेंड है. क्लियर. दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सर फॉरेस्ट में रहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते होंगे, उनका फल फूल खाते हैं, तो निश्चित तौर पे इससे तो फॉरेस्ट को बहुत नुकसान होता होगा. लेकिन नहीं, आपको पता होना चाहिए नेचर अपने आप को फिर मेंटेन करती है. ट्राइबल्स जितना फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं उतना ही ये फॉरेस्ट वगैरह लगाते भी हैं, पेड़ पौधे उतना लगाते भी हैं. जितना फल फूल खाते हैं उतना ये पेड़ पौधे लगा देते हैं, इसलिए नेचर को ये बैलेंस किए हुए हैं. तो ट्राइबल्स से किसी प्रकार का जंगलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. अगर ये उसे खा भी रहे हैं तो उसे बना भी रहे हैं. तो ट्राइबल्स वही होते हैं जो जंगलों में अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे. ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो स्टार्टिंग में आपको पता ही है उन्हें एग्रीकल्चर पे फोकस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर कैश क्रॉप पे उनको फोकस हो गया. जब उनका कैश क्रॉप पे फोकस हो गया तो कैश क्रॉप के लिए उन्हें चाहिए अच्छा खासा लैंड के लिए उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, यानी डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया. जब आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वही फॉरेस्ट कुछ लोगों का घर है, यानी ट्राइबल्स का घर है. तो ट्राइबल्स इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि आप उनके एरिया को ख़त्म कर रहे हैं, आप उनके घर को ख़त्म कर रहे हैं. तो वो ट्राइबल्स एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिए हैं. क्लियर. तो आप देख रहे हैं अंग्रेजों के आने से हर एक कास्ट, हर एक रेस बेचारा परेशान है. पिछले टर्म पे आपने देख लिया फार्मर्स कितने परेशान थे, आर्टिकल्स कितने परेशान थे, पीजेंट कितने परेशान थे, ये पिछले चैप्टर में देखा.
आगे अब आप देख रहे हैं ट्राइबल्स कितने परेशान होंगे इन अंग्रेज़ों से। फिर आगे बढ़ा जाएगा तो वहाँ देखेंगे आप किंग्स कितने परेशान होंगे, जमींदार कितने परेशान होंगे। यानी हर एक वर्ग को इन्होंने परेशान किया है केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए। और निश्चित तौर पे ये परेशानी कभी इनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करेगा जब ये लोग एक प्रकार का रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो फार्मर्स कितने परेशान हैं आपने पिछले लैंड सेटलमेंट में देख लिया। अब परेशानी बेचारे ट्राइबल्स की है। आप उनके जंगलों को ख़त्म कर देंगे तो रहेंगे कहाँ, आप उनके फल फ्रूट को ख़त्म कर देंगे तो वो जिएंगे कैसे। ये ट्राइबल्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। और कभी ये ट्राइबल्स आवाज़ उठाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र से भगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे ट्राइबल्स की परेशानी क्या थी, ट्राइबल्स कैसे जीते खाते थे और किस प्रकार ट्राइबल्स परेशान हुए इन ब्रिटिशर्स के कार्यों के द्वारा। दूसरी तरफ बात करते हैं डिकूज की। डिकूज मीन्स व्हाट? डिकूज मीन्स दैट्स मैन विच कम फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरी जगह से हमारे देश में आया है, ऐसे लोग को हम डिकूज कहते हैं। जैसे आपके ब्रिटिशर्स ही हो गए, पुर्तगाली हो गए, आपके फ्रांसीस हो गए, आपके डेनिस हो गए, यानी जो दूसरे देश से आके आपके देश में रह रहा है और अपने हिसाब से लाइफ जी रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा खुद को मेंटेन कर रहा है, ऐसे लोगों को डिकूज कहते हैं। तो दोनों डिफिनेशंस लिख लेना। डिकूज दैट मैन कम फ्रॉम फॉरेन, जो आदमी बाहर से आया है, फॉरेन से आया है, उसी को कहते हैं डिकूज। क्लियर। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, सर एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाला भी डिकूज है? निश्चित तौर पे वो उस गांव के लिए डिकूज होगा। जैसे मैं इस गांव में रहता हूँ, पता चले कोई मेरे गांव में आ गया तो मैं कहूँगा दिस इज ए डिकूज मैन या डिकूज है। क्लियर। यानी गांव भी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ भी डिकूज ही उसे कहा जाता है, क्योंकि पहले का समय आप जानते ही थे, लोग अपने ही क्षेत्र में ही अपने ही क्षेत्र को अपना देश समझते थे। कहाँ नेशनलिज्म था ही नहीं इंडिया में। नेशनलिज्म तो समझो डायरेक्ट 1905 में आया है इंडिया में, तो उससे पहले नेशनलिज्म की भावना ही हमें नहीं थी। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता। जब हमारे मन और दिल में अपने कास्ट, अपने नाम से बड़ा इंडिया का नाम आ जाए तो उसे कहते हैं नेशनलिज्म की भावना का आना। क्लियर। तो वो तो हमारे देश में था ही नहीं। 1905 के बाद हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना आई है। तो उस समय समझो जिस गांव में, जिस एरिया में लोग रहते थे, उसी गांव और एरिया को ही वो अपना देश समझते थे। तो दूसरे गांव से भी अगर कोई इंसान आता था तो वो कहते थे डिकूज इज कमिंग, डिकूज आ रहा है। क्लियर। क्योंकि वो भी उसके लिए डिकूज है। क्यों? क्योंकि आपका देश बस वही जंगल, वही गांव है जिस गांव में आप सभी लोग रहते हैं। क्लियर। तो ये हो गए ट्राइबल्स, ये हो गए डिकूज। और आइए अब डिस्कस करते हैं आपके ट्राइबल्स के लाइफ के बारे में, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया। डिस्कस करेंगे हम डिकूज के और डिस्कस करेंगे गोल्डन एरा के बारे में, चाहे वो ट्राइबल्स के लिए हो या डिकूज के लिए हो या इंडिया के लिए हो, तो वो डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर में। क्लियर। तो आप ट्राइबल्स का डिफिनेशन लिख लीजिएगा और डिकूज का डिफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर, लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े ट्राइबल्स के लीडर की। बहुत बड़ा नाम है और वो नाम है बिरसा मुंडा का। बहुत बड़ा नाम है ट्राइबल्स का। इसी ने कभी ट्राइबल्स की परेशानियों को कहा जाता है हाईलाइट किया। कभी इन्होंने बताया था कि देखिए ट्राइबल्स, ब्रिटिशर्स आपसे इसी प्रकार का फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस बिरसा मुंडा ने ये बात अपने ट्राइबल्स को बताई थी और ट्राइबल्स समझ लिए थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये उनके लिए अच्छे नहीं, ये ब्रिटिशर्स तो अपने फ़ायदे की ही बात करते हैं। जहाँ देखते हैं अपना फ़ायदा है वहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ देखते हैं फ़ायदा नहीं है वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करते। यानी हमारा वो शोषण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बात बताने वाले बिरसा मुंडा ही थे। इसीलिए बिरसा मुंडा इज़ ए गॉड फॉर ट्राइबल्स। वो भगवान बन चुके थे हर एक ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स के परेशानियों को समझा, उन्हें परेशानियों के निवारण के बारे में समझाया, किस प्रकार आप इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं, किस तरह अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ बताने वाला बिरसा मुंडा है। इसलिए बिरसा मुंडा लाइक अ गॉड, वह गॉड था इन ट्राइबल्स के लाइफ का। इनके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे आगे, बिरसा मुंडा के बारे में, इनका मूवमेंट क्या रहा है, किस प्रकार का काम रहा है। लेकिन आपके स्टार्टिंग में कुछ बिरसा मुंडा के बारे में दिया गया है, आइए उस पर देख लेते हैं।
इन 1985, ये घटना कब की है? 1895। सर आप 57 तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, 1895 पे पहुंच गए, इतना आगे पहुंच गए तो घबराओ मत। 1857 के बाद ये बिरसा मुंडा की स्टोरी थोड़ी बहुत है, लेकिन ये चैप्टर आपके 1857 से पहले का है। क्या परेशानियां थी उसका ये चैप्टर, ये 1895 पे मत जाना कि सर 1857 के बाद की कहानी शुरू होगी, आप 1857 पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? ये बिरसा मुंडा का काम 1857 के बाद है, तो वो बस थोड़ा बहुत बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है, बाकी ये परेशानियां जो हैं ये 1857 के पहले की परेशानियां दिखा रहा है। क्लियर? इन 1985 में 1895 ए मैन नेम बिरसा, नाम क्या है उस मैन का? बिरसा, वाज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट। आप घूमते हुए देख सकते हैं बिरसा मुंडा को, कहाँ? छोटा नागपुर, एक गांव में, जिस गांव का नाम है छोटा नागपुर, और वो उस समय था बिहार में, वर्तमान में है आपके झारखंड में। क्लियर? छोटा नागपुर कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? तो ये है झारखंड में, और आपको पता होना चाहिए झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, यानी पहले छोटा नागपुर किस स्टेट में था? बिहार स्टेट में। क्लियर? तो आप बिहार के छोटा नागपुर जंगलों में बिरसा नामक एक आदमी को घूमते हुए देख सकते हैं। ये है बिरसा मुंडा, बहुत बड़ा नाम। पीपल सैड, लोग कहते हैं ही हैड मिरेकलस पावर, उसके पास बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं, बिल्कुल लाइक अ गॉड। वो अद्भुत शक्तियाँ नहीं हैं, दरअसल उन्होंने ऐसा काम किया है, उन्होंने ऐसे योगदान दिए हैं कि उसके पार्टिसिपेशन से लोगों को लगता है कि उनके में कुछ अद्भुत और अजीब शक्तियाँ हैं। क्लियर? ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, उसने अपने कार्यों से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म किया, एंड ही मल्टीप्लाई ग्रेन, और ग्रेन के प्रोडक्शन को उसने मल्टीप्लाई किया, यानी ग्रेन के प्रोडक्शन को उसने बढ़ाया है। लोग उसे इसलिए मिरेकलस पावर कहते हैं क्योंकि उसने अपने हाथों से कई बीमारियों को छूकर ख़त्म कर दिया, और कई लोगों के ग्रेन्स प्रोडक्शन को लगभग दोगुना कर दिया। क्लियर? तो बीमारी इन्होंने अपने हाथ से सही नहीं किया, और पढ़े लिखे इंसान थे, पढ़े थे अच्छे खासे, और पढ़ने की वजह से इनको जानकारी थी कि भाई गंदगी करोगे तो बीमार पड़ोगे, ये करोगे तो नुकसान करेगा। इस वजह से उन्होंने उन चीज़ों को हटाने का प्रयास किया, तो उसी को इन्होंने कहा कि इन्होंने बीमारी को क्या किया? ख़त्म किया। और फिलहाल ट्राइबल्स इन्हें गॉड मानते हैं, तो गॉड मानने देना ही चाहिए, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। आज भी जो झारखंड के आपके ट्राइबल्स हैं ना, झारखंड में जो ट्राइबल्स वगैरह हैं, आपको पता ही होना चाहिए, हर एक स्टेट में ट्राइबल्स है, केवल झारखंड में ही नहीं है। तो वो ट्राइबल्स आज भी बिरसा मुंडा की पूजा करते हैं, आज भी मॉडर्न एरा में भी। क्लियर? तो आज भी पूजा करते हैं, तो फिलहाल उनकी श्रद्धा है। अगर निश्चित तौर पे उसमें अगर मिरेकलस पावर होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग को क्या करना है, बस इतना जानिए कि वो मिरेकलस पावर वाला था। यानी जब वो लेक्चर वगैरह देता था और ट्राइबल्स से किसी प्रकार को इनवाइट करता था, तो ट्राइबल्स कूद पड़ते थे उनके साथ लड़ाई करने में। वो नाम है इस बिरसा मुंडा का, बहुत बड़ा नाम। Virsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus. Clear? देखिए Dikus का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर्स दिया है। Dikus मीन्स जो बाहर से आए हैं। बिरसा मुंडा खुद कहता था कि उसे गॉड ने भेजा है, किस लिए? अपने लोगों की सेवा करने के लिए, उन्हें ट्रबल, समस्या से उनको निवारित करने के लिए, गुलामी से उनको मुक्त करने के लिए, इन सब कार्य करने के लिए खुद उन्हें ईश्वर ने ही भेजा है। यानी वो खुद ईश्वर की परछाई है जो अपने लोगों की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए पृथ्वी पर आया है। किससे उन्हें समस्या है? डिकूज से, आउटर साइड से, यानी ब्रिटिशर्स से, यानी जो लोग बाहर से आए हैं हमारे जंगलों में, हमारे घरों में, वो लोगों की वजह से हमें परेशानी हो रही है। इसीलिए गॉड ने हमें भेजा कि जाइए बिरसा मुंडा जी, आप अपने लोगों को गुलामी से मुक्त करवाइए, अपने लोगों की सेवा करिए, उन्हें फ्रीडम दिलवाइए इन सारे डिकूज से। ये बिरसा मुंडा ने खुद कहा है। निश्चित तौर पे बिरसा मुंडा ने जो कहा है वो किया भी है, क्योंकि बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट किया था, उस मूवमेंट से निश्चित तौर पे इन ट्राइबल्स को उन्हें वो अधिकार मिला जिन अधिकारों की वो बातें करते थे, निश्चित तौर पे मिला है।
Soon thousands began following Birsa, believing that the Bhagwan and he had to slave all their problems. उसके कहने का परिणाम ये रहा कि हजारों लाखों लोग बिरसा मुंडा को एज ए गॉड के रूप में देखने लगे और ये मानने लगे कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन केवल और केवल इसी भगवान गॉड यानी बिरसा मुंडा के ही पास है। निश्चित तौर पे बिरसा उन्हें वो अधिकार दिलाएगा जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था। क्लियर। कहा जाता है बिरसा मुंडा का जो लक्ष्य था, जो भाषण था, वो भाषण लक्ष्य बहुत इफ़ेक्टिव होता था, बहुत इफ़ेक्टिव। जब ये भाषण देना शुरू करता था, कहा जाता है कि आसपास के एरिया के लोग भी आकर सुनने लगते थे कि बिरसा मुंडा क्या कहना चाह रहा है। और बिरसा मुंडा जब अपने भाषण को ख़त्म कर देते, कहा जाता है वो सारे लोग वही काम करते थे जैसा बिरसा मुंडा उनसे कहता था। तो निश्चित तौर पे हजारों लाखों लोगों का विश्वास हो गया था कि बिरसा मुंडा एक भगवान है और बिरसा उसी तरह उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जैसे भगवान करते हैं अपने भक्तों का, वैसे ये बिरसा करेगा हमारे जैसे लोगों का। मैंने क्या बोला, जो विलेज है वही उनका देश है। तो निश्चित तौर पे उन परेशान तो हैं ही बेचारे। क्या परेशानी है वो आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल सेकंड पैरा, पहले पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसे आप जान लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। बिरसा मुंडा बिलोंग्स टू छोटा नागपुर इन बिहार, पहला पॉइंट। बिरसा मुंडा हैड अ मिरेकलस पावर, दूसरा पॉइंट। पीपुल, थर्ड पॉइंट तीसरा, पीपल बिलीव दैट बिरसा मुंडा was a god. He solved his problem. वह उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, पहला पैराग्राफ क्लियर। सेकंड पैराग्राफ पे आइए। बिरसा वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडा। बिरसा का जन्म कहाँ हुआ है? मुंडा परिवार में। मुंडा इसीलिए उसके नाम को कहा जाता है बिरसा मुंडा। क्लियर। तो मुंडा एक ट्राइबल्स हैं जो छोटा नागपुर में बसे हैं। उन मुंडा ट्राइबल्स में जन्म हुआ है बिरसा का, इसीलिए लोग इसे बिरसा मुंडा कहते हैं। ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। मुंडास कहाँ बसे हुए? छोटा नागपुर। एक ट्राइबल ग्रुप है जो बसा हुआ है आपके छोटा नागपुर गांव में। क्लियर। जो कहाँ है? वर्तमान में झारखंड और पुरातन समय में ये बिहार में बसा है। क्लियर। But his followers included other tribals of the region, संथाल and औरंस। क्लियर। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जरूर मुंडा फैमिली का है, मुंडा एरिया का है, लेकिन इसके फॉलोअर्स ये केवल मुंडा ही नहीं थे, बल्कि उस समय अन्य ट्राइबल्स ग्रुप थे जैसे संथाल्स हो गए, ओरियंस हो गए। ये सब भी बिरसा मुंडा को एज ए गॉड ही मानते थे। यानी बिरसा मुंडा का प्रभाव केवल अपने गांव में ही नहीं था, बल्कि बिरसा मुंडा का इफेक्ट पड़ोसी गांव में भी देखने को मिलता था। यानी समझो जो आपका मुंडाज है ये भी एक देश है, संथाल भी एक देश है, औरंस भी एक देश है। तो हर एक लोग, मतलब हर एक ट्राइबल्स लोग बिरसा मुंडा को एज ए गॉड के रूप में ही देखते थे, केवल मुंडाज ही नहीं बल्कि संथाल और औरंस। क्लियर। क्वेश्चन बन जाएगा, नेम सम ट्राइबल्स ग्रुप इन बिहार, नेम सम ट्राइबल्स ग्रुप इन इंडिया। तो आप लिख सकते हैं मुंडाज, संथाल्स एंड औरंस। ठीक है। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiences and the problems they were facing under British rule। हर एक जगह के लोग परेशान हैं ब्रिटिशर्स से, चाहे वो संथाल्स हो चाहे ओरियंस हो, ये सब ब्रिटिशर्स से परेशान हैं। कारण ये है कि ये ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए लैंड का यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए इनको स्लेव बना रहे हैं। तो हर एक इंसान, हर एक ट्राइबल्स इनसे परेशान है ब्रिटिश रूल से, और वो चाहते हैं एक ऐसा इंसान जो इंसान उन्हें पावर दिला सके, जो इंसान इन्हें अच्छी खासी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा कर सकते लड़ाई करने के लिए। इसीलिए ये सारे ट्राइबल्स बिरसा मुंडा की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा लाइक ए गॉड, बिरसा मुंडा हमारे लिए भगवान है और ये हमको अपने अधिकार दिलाएगा।
Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. उन्हें लगता था ट्राइबल्स को कि उनका धर्म संकट में है, उनके बच्चे रहने के लिए उनके पास अच्छा जगह नहीं है, हमेशा वो डर के साए में जीते थे कि ब्रिटिशर्स पता नहीं अब क्या कर देंगे, ब्रिटिशर्स पता नहीं अब क्या कर देंगे। तो ये ट्राइबल्स बहुत ही परेशान है ब्रिटिश रूल से, बहुत परेशान है डिकूज से। इस वजह से उन्हें देखना पड़ेगा एक ऐसे इंसान को जो इंसान उन्हें वो अधिकार दिला सके। निश्चित तौर पर ट्राइबल्स अगर ग्रुप बना के लड़े होते तो कुछ उसका रिजल्ट जरूर आता, लेकिन उनके अंदर की चिंगारी को आग बनाया जाना चाहिए था और वो आग बनाया है बिरसा मुंडा ने। इसीलिए हर एक ट्राइबल्स ग्रुप बिरसा मुंडा को एक भगवान की तरह मानता है आज भी। निश्चित तौर पर ट्राइबल्स ग्रुप में बिरसा मुंडा का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ दिया जाता है। क्लियर? तो ये बात रही कुछ बिरसा मुंडा की सेकंड पैरा में, बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स की, बिरसा मुंडा को गॉड क्यों मानते हैं। तो ये दो पैराग्राफ में आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि आखिर इन ट्राइबल्स को परेशानी क्या थी, आखिर इन ट्राइबल्स ने बिरसा मुंडा की तरफ देखा क्यों, आखिर इन्हें क्या ब्रिटिश रूल से परेशानियां थी, वो सब डिस्कस करना है मुझे इस चैप्टर में। यही बात मैंने बताया कि आप 1895 में मत जाइए, वो तो बिरसा मुंडा का समय है। निश्चित तौर पे उससे पहले क्या परेशानी रही है ट्राइबल्स की, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट इन रिजॉल्व, कैसा प्रॉब्लम्स आया ट्राइबल्स के लाइफ में कि बिरसा मुंडा ने उसे सॉल्व किया और बिरसा मुंडा खुद भगवान बन गया है इन ट्राइबल्स ग्रुप का। आखिर क्या प्रॉब्लम्स आई थी, who were the outsider being referred to as Diku and how did they involve the people of the region। ये outsider Dikus हैं कौन, इनके बारे में हम निगेटिव पॉइंट लिख रहे हैं, ये है कौन, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि लोग परेशान हैं, ट्राइबल्स परेशान हैं, आखिर डिकूज ने ऐसा क्या क्या कार्य किया है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आगे पैराग्राफ में आपको मिलेगा। क्लियर? तो वही बात है, बिरसा मुंडा आया क्यों, बिरसा मुंडा ने क्या किया, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बिरसा मुंडा के आने के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, उस कारण को हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? What was happening to the tribal people under the British, क्या हो गया ब्रिटिश रूल के अंदर ट्राइबल्स ग्रुप को कि ट्राइबल्स ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया। ऐसा क्या हो गया ब्रिटिश रूल से, उन्हें किस प्रकार की परेशानी थी, ब्रिटिश ने क्या चेंज कर दिया है ऐसा कि ये ट्राइबल्स नाराज़ हो गए और उन्होंने एक आर्म्स उठा लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। हाउ डिड देयर लिव चेंज, उनका रहन सहन कैसे चेंज हो गया ब्रिटिशर्स के आने से। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, जिसका आंसर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया? देखो ये कहानी है 1857 के पहले की, वहाँ परेशानियाँ बताऊंगा, 1857 के बाद उनका सलूशन बताऊंगा और अगला चैप्टर आपका 1857 ही डिस्कस करूंगा, बात खत्म। क्लियर? तो समझ में आ गया इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, यानी जो जो क्वेश्चंस किया गया, ट्राइबल्स कैसे परेशान थे, बिरसा मुंडा का उद्भव आखिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने ऐसा क्या रूल लगाया कि ट्राइबल्स उनसे एक प्रकार का रिवेंज करने पे उतारू हो गए, वो सब हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 3 पैराग्राफ आपका पढ़ा चुका, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। सिंपल है। स्टार्टिंग में क्या है, बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा लाइक अ गॉड है, ट्राइबल्स उन्हें पसंद करते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि बिरसा मुंडा ने एक रेवोल्यूशन किया है, ये सब डिस्कस हम लोग करेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर, पिछले टर्म पे यानी क्लास 7 में भी आपने ट्राइबल सोसाइटी पढ़ा है। ट्राइबल सोसाइटी कैसे जीते थे, गैदरिंग वदरिंग करके, वो आपको पता है। ये पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है ट्राइबल्स के लिविंग के बारे में, लेकिन घबराइए मत, इस चैप्टर में भी आपको लिविंग के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट बताया गया है। जितना बताया गया है मैं उतना ही आपको बताऊंगा, और मुझे कुछ लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट होना चाहिए तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक? तो पिछले टर्म पे, पिछले क्लास में आपने ट्राइबल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, सोसाइटी के बारे में, ट्राइबल सोसाइटी। मोस्ट ट्राइब्स एंड कस्टम्स एंड रिचुअल दैट वेयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेट डाउन बाई ब्राह्मण्स। आपको पता होना चाहिए कि एंशियंट से ही हमारे यहाँ ब्राह्मण ही रहे हैं, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, वैदिक पीरियड हो, गुप्ताज हो, कोई भी पीरियड हो, उसमें ब्राह्मण ही सर्वोच्च पे रहा है। तो ब्राह्मण से अलग ट्राइबल्स एक अलग ही लाइफ जीते थे। ठीक? ये जंगलों वगैरह में रहते थे, जंगलों पे ही इनकी लाइफ डिपेंड थी, जंगलों के ही सहारे ये जीते खाते थे। यानी उनकी लाइफ क्या है, ब्राह्मण से एकदम अलग है। और कहाँ है उनकी लाइफ? जंगलों में।
क्लियर? आपको पता होना चाहिए एंशियंट हिस्ट्री, आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा। एंशियंट हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए 4 कास्ट आ चुके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 कास्ट आ चुके थे। इन चारों कास्ट के अलावा जो जंगलों वगैरह में रहते थे वो अलग ही प्रकार के कास्ट होते थे और उन्हें ही लोग ट्राइबल्स कहते थे। Clear? This society also did not have the sharp social division that were characteristic of caste society. Sorry, जो ट्राइबल्स हैं इनमें भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है निश्चित तौर पे, लेकिन उसमें उस प्रकार का डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है जैसे सामान्य जो एरियाज़ में रहते थे उनमें जो डिवीज़न। आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र डिवीज़न कितना ज़्यादा था। डिवीज़न तो कुछ लोग कहते हैं इतना ज़्यादा डिवीज़न था कि जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसमें कहा जाता है अगर किसी रोड से कहा जाता है SC ST भी गुजर गया, यानी शेड्यूल कास्ट यानी शूद्र गुजर गया, तो उस रास्ते से अपर कास्ट जाना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो मानती थी जो रोड है वो अपवित्र हो चुका है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी था, इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट था इन सब के बीच में, तो बहुत ज़्यादा था। आपने चाहे साउथ रीजन में भी आपने पढ़ा होगा मराठा वराठा, उस समय शिवाजी ने कुणबी और मावले जैसे ट्राइबल्स को, कुणबी और मावले जैसे लोअर कास्ट को अपर कास्ट पे ले गए थे। तो आपने साउथ में भी देखा था बहुत ज़्यादा डिवीज़न था, कास्ट सिस्टम में, रिलीजन में बहुत ज़्यादा डिवीज़न था। उस प्रकार का डिवीज़न हालांकि ट्राइबल्स के ग्रुप में भी रहा है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा डिवीज़न नहीं था जैसे उस तरह के ग्रुप में रहा था। All those who belong to the same tribe throw up themselves is sharing common ties of kinship। हर एक अलग अलग रिलीजन के निश्चित तौर पे, कोई भाई संथाल है, कोई आपका औरांस है, कोई भाई आपका मुंडाज है, कोई भी आपका टोही है, कोई आपका जारवा है, अलग अलग ट्राइबल्स जरूर हैं, हर एक अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि आपस में वो हर एक आपस में हर वो एक चीज़ शेयर करते थे। जैसे आपके पास पता चले मैंगो का ट्री है, आपके यहाँ मैंगो हो रहा है, मेरे यहाँ ओनियन हो रहा है, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे आपस में ही, यानी अलग अलग कास्ट था, सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद उनमें जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप अच्छी थी, वो शेयरिंग बहुत अच्छा था। हाउ एवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वेयर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच डिफरेंस नहीं था, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस ट्राइब्स के लाइफ में भी देखा जा सकता है। यानी यहाँ कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो दूसरे ट्राइब्स को पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो भाई अपर ट्राइब्स को पसंद नहीं करते हैं, यानी ट्राइब्स के भी रिलीजन में अपर और लोअर कास्ट है, लेकिन ये उतना नहीं अटैकिंग है जितना और सारे धर्मों में जैसे ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच में रहा है। डिफरेंस यहाँ भी है, ट्राइब्स में रिलीजन अलग अलग जरूर है, लेकिन मेन में उस प्रकार का डिफरेंस नहीं है जैसे जनरल और जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण में, लेकिन डिफरेंस तो जरूर है सोशल और इकोनॉमिक। यानी कुछ ट्राइबल संपन्न हैं, अच्छा खासा जिनकी कमाई उमाई भी है, अच्छे से कमाई करते हैं, यहाँ तक कि ट्रेडिंग भी करते हैं निश्चित तौर पे, अपने एरिया के सामानों को इधर से उधर ले जाके बेचते हैं निश्चित तौर पे, तो वो संपन्न भी हैं। कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो आज भी जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थे, उन्हीं पे अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे, यानी उनकी लाइफ उतनी इफ़ेक्टिव यानी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितने अन्य ट्राइबल्स में, तो वो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस ट्राइब्स के लाइफ में भी देखा जा सकता था। ये सब कब की समय है तो 1857 के पहले की। आप लोग क्लास 7 में भी 1857 के पहले ही ट्राइब्स लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे, ये आपके ट्राइबल्स लाइफ की है। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, कैसे ट्राइबल्स रहते थे, ये मैं डिस्कस करूँगा कल, यानी कल के वीडियो में डिस्कस करूँगा इसका स्टार्टिंग चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग। ये है थोड़ा बिरसा मुंडा के बारे में, कौन है बिरसा मुंडा वो आप जान गए, ट्राइबल्स कौन है, डिकूस कौन है वो आप जान गए। इस पैराग्राफ में आपने कुछ क्वेश्चंस देखा जिसका आंसर आपको आगे मिलेगा। इस पैराग्राफ में आपने देखा कि ट्राइबल्स के बारे में कुछ बताया गया है, तो लिख लीजिए समथिंग अबाउट ट्राइबल्स, हेडिंग समथिंग अबाउट ट्राइबल्स लिख लो पहला पॉइंट। Tribals have different religion, but they depend each other. Second point,
caste system in tribals, caste system in tribals have no worried, चिंता वाली नहीं है, have no worried because they sharing common ties, because they sharing common ties of kinship. लास्ट पॉइंट एक और लिख लो, ट्राइबल्स हैव सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ट्राइबल्स हैव सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। क्लियर? तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस था, लेकिन ये डिफरेंस उतना नहीं जितना ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह में देखा जा सकता था। तो ये हो गया आपके कुछ नोट्स। आपने देखा बिरसा मुंडा कौन था, बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स कहाँ तक हैं, बिरसा मुंडा का आखिर आया क्यों बिरसा मुंडा, और किस तरह की प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया, वो क्वेश्चंस तीसरे पैराग्राफ में देखा। चौथे पैराग्राफ में आप ट्राइबल्स का इंट्रोड्यूस ले लिया, ये ट्राइबल्स किस तरह परेशानी का सामना करेंगे ब्रिटिश रूल के सामने, उसको देखेंगे हम आगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल्स रहते कैसे थे, जीते कैसे थे, क्या अचानक परेशानियां आ गई, उन परेशानियों को रिजॉल्व कैसे किया, बिरसा मुंडा कैसे आए, उन्होंने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। क्लियर? बाकी आपको पता होना चाहिए आपके इधर क्वार्टरली एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, सेकंड टेस्ट आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम का। उसमें जो एसएसटी का पोर्शन है, उस एसएसटी के पोर्शन में आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मैं दे रहा हूँ, यानी रूलिंग द कंट्री साइड। मात्र एक चैप्टर आएगा आपके इस टेस्ट में, क्योंकि फोर्थ वन चैप्टर अगर फिनिश कर लिया तो देखते हैं, नहीं थर्ड ही बस एक चैप्टर इससे आएगा और एक चैप्टर आपके ज्योग्राफी से आएगा। क्लियर? बाकी फोर्थ चैप्टर लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि इसका नोट्स, इसका क्वेश्चन आंसर मैं बनाऊंगा। रही बात पिछले चैप्टर की, जो पिछले चैप्टर में ये क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7, इसका आंसर मैं आज कोशिश करूंगा आपके पास सेंड कर देने की। क्लियर है? बाकी आप देख ही सकते हैं, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, बड़े आराम से कर सकते हैं सेटलमेंट। हाउ वाज द महालवाड़ी सिस्टम, ये भी एकदम दोनों क्वेश्चन इजी हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। गिव 2 प्रॉब्लम विच अक्रॉस विद द न्यू मुनरो, एकदम कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस हुआ मुनरो सिस्टम में बताया गया है। रैयत रिकलन टू गो इंडिगो, ये भी वाई वेयर रैयत, ये भी बताया गया क्वेश्चन। यानी जितने भी क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6, 7, ये सब एक तरह से आपको बता चुका हूँ। हालांकि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए मत, मैं सबका आंसर आपके पास सेंड कर दूंगा। क्लियर? बाकी आप तैयारी कीजिए आपके चैप्टर नंबर 3 की, और चैप्टर नंबर 4 मैं स्टार्ट कर दिया हूं, तो वो साथ साथ में तैयारी कीजिए। नेक्स्ट टर्म पे जो कल यानी जो मैं आपका क्लास लूँगा, वो क्लास लूँगा कि ट्राइबल्स रहते कैसे थे, वो जीते कैसे थे, क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन वगैरह क्या है। ये पिछले साल भी यानी क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है, लेकिन क्लास 8 में इसको मैं फिर से एक तरह से समझिए रिवीजन करा दूंगा, एक फिर से पढ़ा दूंगा, आपका फिर से वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।